हेलो एवरीवन। आज हम सोल्व करने जा रहे हैं ब्रिज इंजीनियरिंग का न्यूमेरिकल जो है डिज़ाइन ऑफ प्लेट गर्डर ब्रिज फॉर अ ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक। सो देखते हैं, हमारे पास क्राइटेरिया गिवन है विच इज़ इफेक्टिव स्पैन है हमें दिया हुआ है 20 मीटर का, और लेवल ऑफ रेलवे एम्बैंकमेंट है हमारे पास 110 मीटर, बेड लेवल ऑफ स्ट्रीम है 100 मीटर, ग्राउंड लेवल ऑफ फाउंडेशन है 90 मीटर, स्टीम बाउंड टॉप लेवल है 101.50 मीटर। ये क्वेश्चन बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होता है, जो कि है डिज़ाइन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर और एक है डिज़ाइन ऑफ सब स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होएगा जिसमें हमारा जो रेलवे ट्रैक जो बिछा हुआ है, जो कि हाईएस्ट फ्लड लेवल के ऊपर वाला पोर्शन है, उसको हम बोलते हैं डिज़ाइन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, जिसपे हमारे जो रेलवे ट्रैक्स बिछते हैं। ठीक है। और जो सब स्ट्रक्चर होता है वो हमारा नीचे वाला एरिया होता है, जो कि रिवर्स के कॉन्टेक्ट में होता है। ठीक। तो पहले हम इसको पहला पार्ट डिज़ाइन करेंगे, जो कि है डिज़ाइन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास हमें एक कोड डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि है इंडियन स्टैंडर्ड ब्रिज रूल। ये आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो उसमें आप अगर आप जाओगे रेलवे की इंडियन रेलवे के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक कोड स्टैंडर्ड है। ठीक है। तो आप उसमें जब देखोगे अपेंडिक्स 23 में, तो आप देखोगे ब्रॉड गेज ट्रैक, मतलब अभी हमारे को क्वेश्चन में गिवन था कि ब्रॉड गेज ट्रैक देना है। तो ब्रॉड गेज ट्रैक के लिए जो हमारी लोडिंग होती है वो 25 टन लोडिंग 2008, ये हमारी उस ब्रिज रूल में गिवन होती है। तो उस लोडिंग के अनुसार जब टोटल लोड फॉर बेंडिंग मोमेंट आप देखोगे फॉर स्पैन क्योंकि हमें 20 मीटर गिवन है, तो आप इस स्पैन के लिए जब टोटल लोड फॉर बेंडिंग मोमेंट देखोगे तो आप देखोगे कि वो गिवन है हमारे पास 2065.50 किलो न्यूटन। तो सिमिलरली टोटल लोड आपको शेयर फोर्स के लिए भी उसी 20 मीटर स्पैन के राइट्स में ही आपको टेबल में दिखेगा, वो है 2272.42 किलो न्यूटन। नाउ स्टेप वन इसका हम सोल्व करेंगे कैसे होता है। स्टेप वन में हमें क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ लोडिंग कैलकुलेट करनी है। रेलवे ब्रिजेस के लिए जो हम क्या करते हैं, जो लोडिंग होती है उसको हम इक्विवेलेंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यानी कि EUDL में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके। तो अगर आपको एग्ज़ाम में लोडिंग मान लो कि अगर उसने टोटल लोड दे दिया ये, तो आपको पहले EUDL में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप इसको डायरेक्ट उस एग्ज़ाम के कैलकुलेशन में सॉल्व नहीं कर सकते इसको। ठीक है। तो आपको पहले इसको EUDL में चेंज करना पड़ेगा। EUDL में चेंज करने के लिए बेंडिंग मोमेंट को जब करेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला होता है टोटल लोड अपॉन स्पैन। तो टोटल लोड हमारे पास ये गिवन था 2065.50, स्पैन हमारे पास 20 है। इसको आप सॉल्व करोगे तो हमारा इक्विवेलेंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड फॉर बेंडिंग मोमेंट के लिए हमारा आएगा 103.275 किलो न्यूटन पर मीटर। नाउ हमें इसमें अब इम्पैक्ट फैक्टर देखना है। इसकी इम्पैक्ट फैक्टर वैल्यू के लिए फॉर्मूला होता है 0.15 प्लस 8/6 प्लस कैपिटल L। 20 मीटर स्पैन है तो L हमारा 20 हो जाएगा। तो इसके हिसाब से आप जब सोल्व करोगे 20 + 6 मतलब 26, तो सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.458। अब ऐसे ही हमने जब डिज़ाइन में पिछली बार RCC कन्वर्ट्स में देखा था, तो हम इसमें इम्पैक्ट फैक्टर में 1 प्लस वैल्यू करके ऐड करते थे, तो इसलिए इसमें भी 1 हम ऐड कर देंगे। तो जब इसको इम्पैक्ट फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे हम इक्विवेलेंट यूनिफॉर्मली लोड से, तो आपकी जो वैल्यू आएगी डिज़ाइन लोड विच इज़, तो वो होगा हमारा 150.57 किलो न्यूटन पर मीटर। सिमिलरली ऐसे ही हम क्या करेंगे, EUDL जो से स्टीयर फोर्स था उसके लिए भी हम निकाल लेंगे टोटल लोड अपॉन स्पैन। फिर डिज़ाइन निकाला तो उसको इम्पैक्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारी वैल्यू आ गई 165.66 किलो न्यूटन पर मीटर। अब इसके बाद में हमने डेड लोड गर्डर का निकालना है, तो वो होता है हमारा 10 to 15% ऑफ लाइव लोड। ओके। हमने अज्यूम मान लिया कि भाई 10% हम उसका ले रहे हैं डिज़ाइन लोड का, विच इज़ ग्रेटर वाला जो वैल्यू हमारी थी। ओके। तो आप देखोगे डेड लोड हमारा क्या आएगा, 0.1 मल्टीप्लाई 150.57, जो कि हमारा डिज़ाइन का लोड था, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डेड लोड हमारा 15.057 किलो न्यूटन पर मीटर आ गया। टोटल लोड हम निकालेंगे। टोटल लोड निकालने के लिए क्या करना है, जो डिज़ाइन लोड था उसमें हमने डेड लोड ऐड कर देना है। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल हमारा जो डिज़ाइन लोड आएगा
वो आएगा 165.627 किलो न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट स्टेप है इसके बाद कैलकुलेट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो हमें इसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है, सेकंड स्टेप। तो इसके लिए सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए जो हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है वो होता है WL² / 8। ये UDL क्योंकि हमने EUDL में कन्वर्ट करा है, सो इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया। सो W हम डिज़ाइन लोड लेंगे विच इज़ 165.627 मल्टीप्लाई 20² / 8। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है वो वैल्यू आ जाएगी विच इज़ 8281.35 किलो न्यूटन मीटर। नाउ स्टेप 3 कैलकुलेट रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस। ये जो आपको मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं ये हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड से है, ये लिमिट स्टेट डिज़ाइन से नहीं है। ओके, तो इसमें वर्किंग स्ट्रेट मेथड वाले फॉर्मूलेज का यूज़ किया हुआ है। तो बेंडिंग इक्वेशन हमें पता है क्या होती है, सिग्मा इज इक्वल टू M/Z होता है, जिसमें M हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है, Z हमारा सेक्शन मॉडुलस होता है और सिग्मा है जो हमारा अलाउेबल बियरिंग स्ट्रेस इन स्टील होता है। सो अभी हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे क्योंकि हमें क्योंकि सेक्शन मॉडुलस निकालना है, तो Z को निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला बन जाएगा M/सिग्मा। सो सिग्मा की वैल्यू जो हमारी होती है वो होती है 0.66 FY। सो इसके लिए अगर आपको स्टील गिवन है क्वेश्चन में तो आप वो ग्रेड का यूज़ कीजिएगा, अगर आपको नहीं गिवन है तो आप हाई यील्ड स्ट्रेंथ वाले मतलब HYSD बार्स का यूज़ कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया स्टील ग्रेड FY जो था वो कि Fe415 का मैंने यूज़ करा। तो इसके हिसाब से सिग्मा की वैल्यू क्या होएगी 0.66 मल्टीप्लाई 415। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मतलब हमारी वैल्यू आ जाएगी 275 न्यूटन पर mm²। अब Z हम निकालेंगे तो Z के लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमने पहले ही निकाला था, तो 8281.35 वो किलो न्यूटन मीटर में था, तो उसको चेंज करने के लिए इंटू 10⁶ डिवाइड कर दिया 275 से। तो इसके बाद जो हमारी Z की वैल्यू आई वो होगी 30.114 मल्टीप्लाई 10⁶ mm³। नाउ स्टेप 4 इज सिलेक्शन ऑफ इकोनॉमिकल डेप्थ। तो इकोनॉमिकल डेप्थ के लिए प्लेट गार्डर के लिए इसमें फॉर्मूला होता है, वो होता है L/12 टू L/15, मतलब इनके बीच की हम वैल्यू कंसीडर करते हैं। सो मैंने यहाँ पे L/12 ली है। तो L/12 मतलब जो स्पैन था, स्पैन हमारा था 20 मीटर में था, तो उसको mm में चेंज कर लिया तो 20,000 होगा डिवाइड बाय 12। इसकी वैल्यू हमारी आई 1700 मतलब 1700 mm हमारी वैल्यू आ गई। सो इसको मैंने सेफ्टी के लिए एज अ सेफ्टी इसको थोड़ी सी एक्स्ट्रा वैल्यू ली है। ठीक है, आप भी अगर आपकी कोई भी वैल्यू आती है तो आप उसमें 100 या ऐसे प्लस करके लीजिएगा क्योंकि सेफ्टी के लिए, ताकि आगे वो डिज़ाइन में फेल ना हो। सो मैंने यहाँ पे डी मेरी वैल्यू 1700 आई थी तो मैंने ले लिया 1800। सो अब इसके बाद स्टेप 5 आता है फ्लैंज डिज़ाइन। तो फ्लैंज डिज़ाइन के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है Z इज इक्वल टू AF मल्टीप्लाई D/2। इसमें AF हमारा है एरिया ऑफ फ्लैंज और जो D हमारी इकोनॉमिकल डेप्थ विच इज़ ये हमने अभी निकाली, Z इज इक्वल टू सेक्शन मॉडुलस। इसके बाद हम जो उस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो हमारा एरिया ऑफ फ्लैंज कैसे निकलेगा 2Z/D। सो 2 मल्टीप्लाई Z हमने अभी निकाला 30.114 इंटू 10⁶ अपॉन स्मॉल d हमारा जो डेप्थ हुई थी 1800। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी AF जो एरिया ऑफ फ्लैंज है वो वैल्यू आ जाएगी 33,460 mm²। सो फ्लैंज प्लेट के लिए हम विड्थ जो लेते हैं वो होती है L/40 टू L/45। मैंने यहाँ पे L/40 ली है, तो L वही L जो हमारा स्पैन था विच इज़ 20 मीटर, मीटर को mm में चेंज कर लिया। इनको डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 500 mm। यानी कि जो हम जो विड्थ लेंगे B, एक और जो इसकी विड्थ होती है वो हम ले लिए 500 mm। सो थिकनेस क्या होती है, थिकनेस के लिए फॉर्मूला होता है फ्लैंज प्लेट की थिकनेस का AF/B। AF हमारा एरिया ऑफ फ्लैंज है अपॉन विड्थ। ठीक है, थिकनेस निकाली इससे, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी तो हमारी वैल्यू आ गई 70 mm। सो इससे हमें पता चलता है कि अब हमें फ्लैंज प्लेट की डायमेंशन पता चल गई। 500 mm इसकी विड्थ है, 70 mm इसकी डेप्थ है,
जो इकोनॉमिकल डेप्थ थी हमारी वो हमारी 1800 थी वेब की। ओके, और 10 mm हमने इसकी थिकनेस मान ली। अब आता है वेब डिज़ाइन। तो वेब डिज़ाइन के लिए इसमें इसको हम शेयर डिज़ाइन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, हमें पता है मैक्सिमम शेयर फोर्स जो हम कैसे निकालते हैं, WL/2, ये UDL के लिए। तो V हमने इसमें निकाली, W हमारा डिज़ाइन लोड था 165.627 मल्टीप्लाई L हमारा 20 डिवाइड करेंगे बाय 2 और इसकी वैल्यू आ गई 1656.27 किलो न्यूटन। इसके बाद आप देखेंगे परमिशिबल शियर स्ट्रेस टाउ F इजक्वल टू 0.4 FY। ओके, ये सॉरी ये P है परमिशिबल, 0.4 FY। तो और FE 415 स्टील के लिए जो हमारी 0.4 FY वैल्यू होती है, तो FY हमने इसमें 415 लिया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 165 न्यूटन पर mm स्क्वेयर। नाउ टाउ इज इक्वल टू V/AW, ये हमें पता है एक वैल्यू होती है। तो इसमें V हमारा मैक्सिमम शियर फोर्स होता है और AW हमारा एरिया ऑफ वेब होता है। तो अगर हम इसको एरिया ऑफ वेब हमें एक और पता है कि वो डेप्थ इनटू थिकनेस ऑफ वेब भी होता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ वेब मतलब AW की जगह हम D/TW पुट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर V/D/TW। नाउ हमें TW निकालनी है, तो इसको रीअरेंज करेंगे, तो फॉर्मूले को रीअरेंज करने के बाद हमारा TW हो जाएगा V/D मल्टीप्लाई टाउ P। नाउ V की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, डिज़ाइन शेयर 1656.27 इंटू 10⁻³ अपॉन D हमारा 1800 है और टाउ P परमिसिबल 165। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 6 mm। ठीक है, ये बहुत ही कम है, क्योंकि हम इतनी कम थिकनेस की वेब को प्रोवाइड करेंगे तो वो लोड लगने पे, जब कंप्रेशन लोड लगेगा तो वो फेल कर जाएगा। यही मैंने बात यहाँ पे लिखी हुई है। बट मिनिमम परमिसिबल वैल्यू, क्योंकि जो वेब की थिकनेस की जो परमिसिबल वैल्यू होती है मिनिमम, वो हमारी 10 mm होती है, कि मतलब 10 mm हमें प्रोवाइड करना ही होता है। तो अगर आपकी वैल्यू 10 mm से कम आ रही है तो आप प्लीज़ उसको 10 mm ही कंसीडर कीजिएगा, या फिर आप उसको और ज़्यादा डिज़ाइन करने के लिए तो आप और वैल्यू एक्स्ट्रा ले सकते हैं। ओके, सो प्रोवाइड थिकनेस ऑफ वेब इजकल टू 10 mm। तो मैंने यहाँ पे 10 mm मतलब मिनिमम, जैसे स्पेसिंग में होता है कि 300 mm से ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए, सो वही केस यहाँ पे भी है। नाउ एरिया ऑफ वेब हमारा क्या हो जाएगा, 1800 मल्टीप्लाई 10 मतलब जो हमारी थिकनेस थी, तो हमारा हो गया 18,000 mm स्क्वेयर। अब इसके बाद में ये चेक है, या आप इस स्टेप को करना चाहते हैं आप कर भी सकते हैं, आपको स्किप करना है आप स्किप भी कर सकते हैं। सो चेक फॉर शेयर, ये सिर्फ आपको एक वो बताता है, श्योरिटी देता है कि आप अपना जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो अब तक आप सही कर रहे हैं। चेक फॉर शेयर में आप देखेंगे तो वो उसके लिए फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू, या नहीं, इक्वल टू लेस देन टाउ P। तो टाउ P हमारे पास क्या है, परमिसिबल शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू 165 न्यूटन पर mm स्क्वेयर। टाउ के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है V/AW, ये हमने निकाला 92.015 न्यूटन पर mm स्क्वेयर से। आप देखेंगे इसमें पता चल रहा है 92.015 इज लेस देन इक्वल 165 से। सो मतलब हमारा जो ये वेब डिज़ाइन हमने करा वो सेफ है। ओके, तो यानी शेयर के लिए, शेयर में हमारा ये फेल नहीं होएगा। इसके बाद आता है एक चेक फॉर स्लेंडरनेस। स्लेंडरनेस रेशियो, इसके लिए फॉर्मूला है स्लेंडरनेस रेशियो शुड बी लेस देन परमिसिबल विदाउट स्टिफनर। सो स्लेंडरनेस रेशियो का फॉर्मूला होता है D/TW, मतलब थिकनेस, डेप्थ अपॉन थिकनेस ऑफ वेब। सो इसको देखेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 180 mm। अब हमें पता है परमिसिबल वैल्यू विदाउट स्टिफनर होती है 85 mm। ओके, सो मतलब इससे हमें पता चलता है कि 180 मतलब जो हमने स्लेंडरनेस रेशियो आई वो ग्रेटर देन है 85 से, तो इसके लिए हमें मतलब वर्टिकल स्टिफनर्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो वर्टिकल स्टिफनर प्रोवाइड करने के लिए उनकी स्पेसिंग क्या होएगी, वो होएगी 0.8 इंटू डी। सो 0.8 मल्टीप्लाई डी हमारी 1800 थी, इनको पुट करके सॉल्व करा तो हमारी वैल्यू आ गई 1440 mm। सो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारी स्टिफनर्स जो हम प्रोवाइड करेंगे उनकी जो स्पेसिंग होएगी वो क्या होएगी
1400 mm center to center. Okay, so last step of design of superstructure. Okay, superstructure इसका स्टेप इसका क्या है? प्रोवाइड क्रॉस गार्डर. क्रॉस गार्डर्स में क्या होता है, वो हम लेटरल स्टेबिलिटी के लिए प्रोवाइड करते हैं. इनकी स्पेसिंग जो होती है वो हमारी 3 to 4 मीटर की रेंज में होती है. सो अब मैंने यहाँ पे 4 मीटर लिया है. जो 20 मीटर स्पैन हमारे पास गिवन था, उस 20 मीटर स्पैन के लिए जो नंबर ऑफ हमारा क्रॉस गार्डर्स है, तो वो कैसे निकलेगा? स्पैन बाय जितनी हमने स्पेसिंग प्रोवाइड करी है 20/4 इज इक्वल टू 5. मतलब हमारे जो नंबर्स हैं क्रॉस गार्डर्स के अब वैल्यू आ गई. सो आप 5 नंबर ऑफ क्रॉस गार्डर प्रोवाइड कर दें एट द रेट 4 मीटर स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर. नाउ मतलब जो हमारा जो पहला पार्ट था डिज़ाइन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है. तो अब हमें डिज़ाइन करना है सब स्ट्रक्चर के लिए, प्लेट गार्डर ब्रिज के लिए. ओके, सो पार्ट 2 हमारा डिज़ाइन ऑफ सब स्ट्रक्चर है. इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला हमारा जो स्टेप है वो होता है कैलकुलेट रिक्वायर्ड सोफिट. सो हाईएस्ट फ्लड लेवल हमारे पास गिवन है. हाईएस्ट फ्लड लेवल वो लेवल होता है जिस पे कि जब आपकी रिवर का जो पानी है वो कभी मैक्सिमम कितनी भी अगर उसमें वाटर लेवल राइज हो जाए तो इससे ज़्यादा एक्सीड ना करे, वो उसका हाईएस्ट फ्लड लेवल होता है. वर्स्ट कंडीशंस को कंसीडर करके होता है. सो ये हमारे पास वैल्यू गिवन है इसकी 101.50 मीटर. अब रेलवे ब्रिजेस के लिए हमें पता है मिनिमम जो फ्री बोर्ड हम प्रोवाइड करते हैं वो होता है हमारा 1 मीटर. सो 100 फीट लेवल क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है हाईएस्ट फ्लड लेवल प्लस में फ्री बोर्ड. आप इसमें 101.50 प्लस 1 करेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 102.50 मीटर. ये हमारा 100 फीट लेवल हो गया. नाउ चेक स्टेप 2 है चेक फॉर अवेलेबल स्ट्रक्चरल डेप्थ. तो स्ट्रक्चरल डेप्थ के लिए अब हमारे पास जो गिवन था रेल लेवल गिवन था विच इज़ 110 मीटर. रिक्वायर्ड 100 फीट हमने अभी कैलकुलेट करा 102.50. सो अवेलेबल हम स्ट्रक्चरल डेप्थ निकाल लेंगे. इस रेल लेवल में से 100 फीट को माइनस कर देंगे 110 माइनस 102.50. सो हमारी वैल्यू आ जाएगी. अवेलेबल स्ट्रक्चरल डेप्थ कितनी है? 7.5 मीटर. सो डेप्थ ऑफ प्लेट गर्डर प्रोवाइड हमने कितनी डेप्थ पे प्रोवाइड करा है? 1800 mm पे प्रोवाइड करा है, मतलब 1800. तो 1.8 मीटर इज लेस देन 7.5 मीटर. मतलब जो हमारी अवेलेबल स्ट्रक्चरल डेप्थ थी उससे कम में हमने डेप्थ प्रोवाइड करी है. तो मतलब जो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सेफ है. ओके, हेंस सेफ. नाउ स्टेप 3 इज चेक वर्टिकल क्लियरेंस अबोव बेड. तो इसमें बेड लेवल हमारे पास गिवन है 100 mm. 100 फीट लेवल हमारे पास है 102.50 मीटर. क्लियर वाटरवे क्लियरेंस हमारा जो होता है उसके लिए क्या करते हैं, 100 फीट लेवल में से आप बेड लेवल माइनस कर दीजिए. सो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2.5 मीटर. सिंस हाईएस्ट फ्लड लेवल हमारे पास है 101.50 मीटर. सो आप 100 फीट लेवल में से ये माइनस कर देंगे तो मतलब 1 मीटर का हमारा फ्री बोर्ड जो हमने प्रोवाइड कराई है. अगर अब 1 मीटर हमने जो प्रोवाइड करा है उसको कंपेयर करेंगे हम क्लियरेंस से, तो वो हमें पता चलता है कि लेस देन है 2.5. मतलब जो हमने फ्री बोर्ड प्रोवाइड करना था वो हमें क्लियरेंस से कम में प्रोवाइड करना था, इससे एक्सीड नहीं करना था. सो इसलिए हमने ये प्रोवाइड करा है, अंडर लिमिट है. तो ये हमारा जो है सेफ है. इसके बाद आता है स्टेप 4 जो कि है कैलकुलेट पियर हाइट. पियर हाइट कैलकुलेट करने के लिए पहले हमारे पास रेल लेवल गिवन है 110 मीटर. फाउंडेशन लेवल हमारे पास है 90 मीटर. अब टोटल हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, रेल लेवल माइनस फाउंडेशन लेवल कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर. बट पियर की जो शाफ्ट हाइट है जो मतलब जो ऊपर वाला पोर्शन है वो बेड लेवल के ऊपर, उसको कैसे कैलकुलेट है, 100 जो हमारा मीटर गिवन था ये बेड लेवल, उसमें से हम माइनस कर देंगे फाउंडेशन लेवल को तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर. मतलब 10 मीटर हमारा पियर जो है वो बिलो बेड है. और अबोव बेड के लिए क्या है 102.50, मतलब जो हमारा 100 फीट लेवल था माइनस 100 मीटर हमने माइनस कर दिया बेड लेवल को, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 2.5 मीटर अबोव बेड. मतलब कि 2.5 मीटर अबोव बेड है और 10 मीटर बिलो बेड है. तो पियर शाफ्ट हाइट अबोव फाउंडेशन, फाउंडेशन के अबोव क्या टोटल हाइट हो जाएगी 102.50 100 फीट लेवल माइनस 90 मीटर.
मतलब कि फाउंडेशन लेवल। सो इनको माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 12.50 मीटर। आप इन दोनों को ऐड भी कर सकते हैं तब भी यही वैल्यू आएगी, आपको माइनस करना है तब भी आपको यही वैल्यू आएगी। अब इसके बाद लास्ट स्टेप होता है हमारा सब स्ट्रक्चर के डिज़ाइन के लिए, वो होता है चेक फॉर फाउंडेशन डेप्थ सेफ्टी। सो इसमें बेड लेवल हमारे पास गिवन था 100 मीटर, फाउंडेशन लेवल हमारे पास है 90 मीटर, डेप्थ बिलो बेड कितनी हो जाएगी 10 मीटर। सो टिपिकल स्कोर वैल्यूज़ अगर हम मीडियम जो रिवर्स होती हैं, मीडियम रिवर फ्लो के लिए अगर हम देखें तो टिपिकल जो हमारी स्कोर डेप्थ वैल्यू होती है वो होती है 5 to 6 मीटर की रेंज में लाई करती है। बट हमारी जो फाउंडेशन है वो हमारी 10 मीटर डेप्थ में मतलब ग्रेटर देन है, तो मतलब जो हमारी वैल्यू आएगी वो सेफ है। ओके, तो यहाँ पे आपका जो डिज़ाइन ऑफ प्लेट गार्डर फॉर रेलवे ब्रिजेस के लिए था जो, वो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। इसके बाद में आपको इसका एक डायग्राम बनाना है, वो डायग्राम आपको उसमें आपको रिक्वायर्ड जो हमने सोफिट लेवल और हाई ये पियर शाफ्ट दिखाई है ये आपको उसमें शो करनी है। और इसके अलावा आप ऊपर जो साइड सुपर स्ट्रक्चर में फ्लैंज प्लेट के डिज़ाइन को दिखा सकते हैं, उसके क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टीज़ को दिखा सकते हैं अगर आपको उस क्वेश्चन में स्केच डिटेल्स का पूछा हुआ है।